पहले आपने एक कविता सुनी होगी, एक गीत सुना होगा कि जंगल जंगल बात चली है पता लगा है। अब इसको बदलकर गाया जाएगा कि भाषण भाषण बात चली है पता लगा है, 23 साल पुराना वाला मुद्दा फिर से मुद्दा बना है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा 2027 का एपी सेंटर है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का आरोप लगाया, तो समाजवादी पार्टी ने इसे चढ़ावा चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। वहीं लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे सनातन ही समाजवाद है पोस्टर ने इस सियासी लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। अब सवाल कई हैं, क्या 2 दशक पुराने विवाद को फिर से उठाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या यह आस्था की रक्षा का मुद्दा है या चुनावी राजनीति की कोई नई रणनीति? अगर चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा में है तो क्या उससे ध्यान हटाने के लिए पुराने विवाद सामने लाए जा रहे हैं? और दूसरी ओर क्या सनातन ही समाजवाद का पोस्टर समाजवादी पार्टी की बदली हुई राजनीतिक लाइन का संकेत है? क्या अब हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी और सपा आमने सामने आकर खड़े हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे फिर से पीछे छूट जाएंगे? और जबकि धार्मिक और प्रतीकात्मक राजनीति केंद्र में आ जाएगी। आज इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीकापुर की जनसभा में उन्होंने कहा कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं वही लोग अपनी सरकार में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम करते थे। योगी ने सवाल उठाया कि अगर किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा सकता है तो फिर अयोध्या के पवित्र स्थान पर नमाज क्यों पढ़वाई गई? उन्होंने सपा कांग्रेस पर राम मंदिर आंदोलन में बाधा डालने और अयोध्या के विकास को रोकने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 432 करोड़ रुपए की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। बहनों और भाइयों, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं, और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं। ये लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। याद करिए, हर धर्मस्थल को विवादित करने का काम, हर धर्मस्थल को कर्ण मंदिर का विवाद खड़ा कराया, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया, और अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती। मुख्यमंत्री के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। महुआ खबर से बातचीत में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने कहा कि बीजेपी इस समय चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरी हुई है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए पुराने और बेबुनियाद मुद्दे उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपराधियों से हजारों एकड़ जमीन खाली करवाने का दावा करती है तो उसके पूरे आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएं। मनोज सिंह काका ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। एक तो सबसे बहुत नितांत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को संविधान पढ़ना चाहिए, और समाजवादी पार्टी को इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने
उनके राज में जो कुकर्म हो रहा था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चढ़ावे की जो चोरी हो रही थी, जो लूट हो रही थी, डॉलर से लेके जेवर से लेके और उनके खड़ाऊं तक, उनके मुकुट तक लूट लिया योगी के संरक्षित लोगों ने, उसको उजागर किया। सर्वप्रथम तो योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। और देश में स्वतंत्रता है, सब लोग उनको धर्म के, अगर वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ते तो उसमें साफ लिखा है कि सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को अपने धर्म की उपासना की पूरी स्वतंत्रता है। तो योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों की अनेकों बार अपील हुई कि कितना दिन तक उन्माद का और पाखंड का आप व्यापार करेंगे। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर भी चर्चा का केंद्र बन गया। पोस्टर पर लिखा है, सनातन ही समाजवाद है। इसमें अखिलेश यादव को महामंडलेश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद के चरण स्पर्श करते हुए दिखाया गया। पोस्टर में गौरक्षा, चंदा चोरों के विनाश और 2027 में अखिलेश यादव के सत्ता में आने पर हिंदुत्व की रक्षा का दावा भी किया गया। पोस्टर लगाने वाले सपा नेताओं का कहना है कि असली सनातन की विचारधारा समाजवादी पार्टी निभा रही है, जबकि बीजेपी इसके नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। देखिए, ये कोई परिवर्तन नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, अपना सोचिए, उन्होंने एक मंदिर बनवाने का काम किया और जो उन्होंने मंदिर बनवाने का काम किया वो उस रेखा पे आया जिसपे सारे ज्योतिर्लिंग बनते हैं। कहीं ना कहीं हम एक तरफ मंदिर बनवा रहे हैं और एक तरफ ये मंदिर जनता के पैसों से बनवा करके उसमें चोरी करने का काम कर रहे हैं। बताइए मुख्यमंत्री जी, कहीं ना कहीं महीने में 10 दिन अयोध्या जाने का काम करते थे और वो उनकी नाक के नीचे, बताइए, राम भगवान के चढ़ावे में चोरी हो जाए। हनुमानगढ़ी में नमाज का विवाद नया नहीं है। वर्ष 2003 में महंत ज्ञानदास के आश्रम में रोजा इफ्तार कार्यक्रम के दौरान नमाज पढ़े जाने के आरोप लगे थे। बाद में यह मामला अदालत तक पहुंचा और हनुमानगढ़ी परिसर में ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई गई। अब करीब 2 दशक पुराना यह विवाद एक बार फिर से सामने आया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और अब सनातन वाले पोस्टर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक प्रतीकों को लेकर सियासी जंग लगातार तेज होती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी इसे आस्था का सवाल बता रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दे रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और कितना तूल पकड़ता है, इस पर सभी की नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ खबर। अब आपने पूरे माजरे को समझ लिया है, अब बात चर्चा की तरफ लेकर चलेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनको स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ब्रजेश राम त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। डॉक्टर आर ए उस्मानी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आनंद तिवारी प्रवक्ता हैं सुभाषपा पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। ब्रजेश राम जी, 23 साल पुराने मुद्दे को अचानक से यूं सामने लेकर आने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि बात तो ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के लोग ये वो बात कर रहे हैं जिन्होंने एक रामचरितमानस की चौपाई है, उगरहि अंत न होय निवाहु, काल नेम जिम रावण राहु। हनुमान राज को काल नेमी भी संत के वेश में हनुमान जी की मदद करने के लिए आया था जब वो संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोग जरा आईना देखें, 1989 से लेकर मखौड़ा धाम अंतिम आंदोलन 2011 जिसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इस बीच में इन लोगों ने कितनी बार राम भक्तों पर गोलियां चलवाई? कितनी बार? अखिलेश यादव जी के पिताजी कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर पर 4 चौकों पर गोली चलवाई थी। ब्रजेश जी, कितनी बार? आपने बोला ना कि कितनी बार गोलियां चलवाई, मैं वही पूछ रहा हूं, कितनी बार चलवाई? 30 अक्टूबर 2 नवंबर को 2 बार गोली चलवाई थी, जिसमें सैकड़ों कारसेवक मारे गए थे और हजारों कारसेवक लहूलुहान हुए थे। उस आंदोलन में मैं प्रत्यक्ष था। हमारी 4 बार गिरफ्तारी हुई, राम भक्तों को जेल में डाला गया। मैं 17 साल नाबालिग था, मुझे जेल में इसी सरकार ने डाली थी। बलबीर सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर ने खजनी थाने से मुझे गिरफ्तार किया था और हम 4 बार राम जन्मभूमि आंदोलन में 122 दिन में जेल में रहा हूं, अलग अलग आंदोलन में।
अंतिम आंदोलन मखौड़ा धाम में हुआ था, जो मेरे नेतृत्व में हुआ था। मुझे भी गिरफ्तार करके श्री अयोध्या धाम फैजाबाद जेल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने रखा लेकिन था। ब्रजेश जी एक बात तो बताइए ना, आप 17 साल की उम्र में आंदोलन से जुड़ गए थे। ये राम भक्ति का मामला था। ये क्रांति जितनी हुई है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, राजेंद्र तातलाणी हो, या राम भक्त हो, सनातनी हो, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रीयता के लिए सब हर व्यक्ति जान देने को तैयार है। और उस समय मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था, कक्षा 11 का विद्यार्थी था, और उस आंदोलन में सारे हम छात्र गए थे। और समाजवादी पार्टी के लोग जहां जहां बजरंग दल के लोग को पाते थे, विश्व हिंदू परिषद को पाते थे, जेल में बंद कर देते थे। और जो भी सनातन धर्म को समर्थित करने वाले ग्राम प्रधान हुआ करते थे, उस ग्राम प्रधान में जब 3-4 जाकर ग्राम प्रधान को बंद करते थे। नहीं, मैं मेरा उसका सवाल प्रत्यक्ष वो गवाह नहीं, हूं। ब्रजेश जी देखिए ना, मेरे सवाल तो अलग था। मेरा सवाल था कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आज 23 साल पुराने मुद्दे को अचानक क्यों ही उठा दिया गया? उसके पीछे का कोई तर्क तो होगा ना, क्यों उठाया गया ये मुद्दा? नहीं, क्योंकि इसको लेकर मुद्दा कोई हम चर्चा लोगों ने तो नहीं ऐसी थी उठाया। नहीं। इन लोगों ने पूरे देश को गुमराह करने की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, चोरी, योगी जी का अयोध्या में जाना, जैसे ही घटना घटी, माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से एसआईटी गठित किया और सारी कार्रवाई दूध का दूध पानी का पानी हुआ। ये समाजवादी पार्टी के लिए जो थाना चलाते हैं, जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, लाठी के बल पर ये थाना कानून को चलाते हैं, वो कानून की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में कोई एक दंगा हो तो बता दें, किसी में वर्गभेद का हुआ बता दें, किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा हो बता दें। इन समाजवादी पार्टी के हजारों उदाहरण बताऊंगा। जब इनकी सरकार रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, धार्मिक स्थलों को तोड़े गए हैं, मंदिरों में गोमांस फेंके गए हैं। ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है। ठीक है, ठीक है। और ये आईना दिखाने की बात मुझे करते हैं, जरा अपने आईने देखें। ठीक है, ठीक है ब्रजेश जी, लौटूंगा आपके पास, अभी बहुत समय है, सबके पास आएंगे एक एक करके। डॉक्टर आर्य उस्मानी साहब, स्वागत है आपका पहले तो महुआ खबर पर। सवाल ये कि तमाम आरोप लगा रहे हैं ब्रजेश जी, वो कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में जितने दंगे हुए, जितने फसाद हुए, वो बीजेपी में, योगी जी के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपने जो हिंदुओं को ठेस पहुंचाई है, आपने जो हिंदू धार्मिक स्थलों पर आघात करने की कोशिश की है आपकी सरकार ने, उसको आप भूल जाते हैं और अब नई नई कहानियां सुनाने लगते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो ब्लेम एकदम गलत है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या का जितना विकास हुआ है, धार्मिक स्थलों का जितना विकास हुआ है, वो किसी से छिपा नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, राणा साहब, कि हमारी 27 में सरकार बनेगी और हम अयोध्या को वर्ल्ड लेवल का धार्मिक स्थल बनाएंगे। इससे बड़ा वर्ल्ड में कहीं कोई धार्मिक स्थल नहीं होगा। तो करके दिखना। तो वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर, राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली आपकी सरकार थी, और आज आपको अयोध्या की याद आ रही है, राम की याद आ रही है। नृपेंद्र मिश्रा जी उस समय जो थे, वो महत्वपूर्ण पद पे थे, उन्होंने गोली चलवाई थी उनको, बाबरी मस्जिद का, उसका जो राम मंदिर, तो सरकार ने क्या एक्शन लिया था उस पर? मुलायम सिंह जी यादव क्या थे? समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव कौन थे? आप दिखाइए ना, आप दिखाइए ना, आप ही का सवाल ले रहा हूं। आप दिखाइए ना कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई, आदेश दिखाइए। नहीं, उस्मानी साहब, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री ने आदेश पारित किया था या कुछ किया था। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर सुन लीजिए ना पूरी बात, उस्मानी साहब प्लीज। आदेश तो अधिकारी पारित करते हैं। मैं भी वही कह रहा हूं, मैं भी कुछ कह रहा हूं, उसको आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया, चलिए मुख्यमंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया, नृपेंद्र मिश्रा आए, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने गोलियां चलवाई, उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया उन पर, मैं ये जानना चाहता हूं। सरकार तो बर्खास्त हो गई ना, उस बीच सरकार तो बर्खास्त हो गई, सरकार क्या एक्शन लेती? तुरंत एक्शन के तुरंत बाद नहीं हुई थी ना, कुछ तो समय लगा था ना। तुरंत बर्खास्त हो गई थी सरकार। कोई कुछ एक्शन लिया, आपका कोई बयान आया, आपने कुछ कहा, आपकी तरफ से कुछ कहा गया? सरकार गिर गई, तुरंत सरकार गिर गई। और इन्होंने पूरे देश में जो पूजा पाठ कराया, पूरे देश से शिलाएं आई, भगवान राम सीता की मूर्तियां आई, पूरे जिले से चंदा आया,
वो सब चोरी कर लिया इन लोगों ने। अब लगातार जो है वो नए नए सब निकल रहा है। भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है इन्होंने वहां पर। अब हजारों करोड़ का घोटाला किया है और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जो है वो नाराज है और वो इनको सत्ता से बेदखल करना चाहता है। शंकराजी महाराज पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पे दौरा कर रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। भाई राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्यों डरे हुए हो? जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, हम खुद मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। मैं खुद इस बात का समर्थन का मांग करता हूं और समर्थन करता हूं कि गौ माता को भारत की राष्ट्र उस्मानी माता साहब, अभी घोषित तक मेरे किया सवाल जाए। का जवाब नहीं आया। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो सवाल तो मैं पूछ ही रहा हूं ब्रजेश जी से, अभी आनंद जी से भी वही सवाल करूंगा, लेकिन मेरे सवाल का नहीं, जवाब आप नहीं आया सीधा ना। सवाल करिए। मैं वही तो राणा कह रहा हूं साहब, ना। आप देखिए, सीधा सवाल करिए, हम सीधा जवाब जब देंगे गोलियां चली, जब कार सेवकों पर गोलियां चली 2 नवंबर 1990, फिर अप्रैल 1991 में जाकर सरकार गिरी, तो उस बीच आपने देखिए- क्या एक्शन लिया निपेंद्र मिश्रा पर? मैं तो वो जानना चाह रहा था बस। इसका आप जवाब भाई, दीजिए, उस बात बीच खत्म हो हुआ है। जाएगी, फिर मैं आगे बढ़ूं। अरे सुनिए, अगर आपको समय चाहिए तो जो समय भी ले लीजिए, मैं अधिकार- आगे बात कर लेता हूं। जो नहीं, हम कोई समय नहीं लेंगे। हाँ, तो जो बताइए भी ना। अधिकारी दोषी थे, जो भी ये कर्मचारी दोषी थे, संविधान सम्मत कार्रवाई की गई। और आज देखिए कि जिन लोगों ने दंगा फसाद कराने का काम किया था, जिन लोगों ने निरपेंद्र मिश्रा जी को इस्तेमाल किया था गोली चलाने के लिए, वो लोग उनको राम जन्मभूमि कमेटी का अध्यक्ष बना दिया और चंपत राय जी को सचिव बना दिया। और चंपत राय जी जो है हजारों करोड़ रुपया लेकर के चंपत हो गए। और देखिए, छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया और जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाया जा रहा है। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का देखिए, आप कानून है? फिर मेरे सवाल का जब- जवाब नहीं दे रहे हैं आप। दे आप तो फिर रहे मेरे जवाब सवाल, हमने। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं। सैयद साहब, देखिए, ये आरोप पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब से राम मंदिर दान चोरी वाले मामले का खुलासा हुआ, जब से वो बात सामने आई, उसके बाद से लगातार ये आरोप पीछा नहीं छोड़ रहा है कि राम सेवकों पर गोली चलाई गई, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, राम भक्तों पर गोली चलाई गई। ये वाला बयान पीछा छोड़ ही नहीं रहा आपका, विपक्ष का। भाई देखिए, मिश्रा जी कहाँ बैठे हुए हैं आप सब सारे लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, दुनिया जानती है। वो डीएम थे वहां के और उनके बारे में सब जानता है। तो पीछा छुड़ाने के लिए तो कुछ नया लाना पड़ेगा ना। तो पीछे की ही बातों को याद कराया जाता है, क्योंकि नया जो सामने दिख रहा है, देश सवाल कर रहा है, उस सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो कभी नेहरू जी को उठा के ले आया जाता है, अब मुलायम सिंह जी को उठा के ले आया गया। उनका तो स्वर्गवास हो गया बेचारे, और स्वर्ग में चले गए। लेकिन अब पीछा नहीं छोड़ रहा है। पीछा इसलिए नहीं छोड़ रहा है कि जो नई चीजें सामने आई हैं, पेपर लीक मामला इतना बड़ा है। राहुल जी ने इस बात को कहा था कि नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है हिंदुस्तान में। दुनिया का सबसे भ्रष्टाचार जो हुआ है वो 2000 की नोटबंदी हुई थी। जो 2000 की नोट आई थी वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है नोटबंदी का। तो वो भ्रष्टाचार अगर शुरू से देखा जाएगा तो देखिए आप बीजेपी के लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। आज राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई है, अगर इसको सीबीआई के हवाले कर दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सीबीआई के हवाले नहीं किया जा रहा है। क्या मामला है ये तो वही जान सकते हैं। इसमें कौन कौन लिप्त है ये सारी चीजें सामने खुल के आ जाएंगी। और आप देखिएगा 2027 में जब सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूत सरकार बनेगी, ये सारी परतें खुलेंगी और सब जेल जाएंगे। ठीक है, आनंद तिवारी जी, देखिए, उस सवाल का जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं, क्योंकि ब्रजेश जी से मैंने पूछा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अचानक से 23 साल पुराने मुद्दे को सामने उठाकर लाना पड़ा। राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी की बात। ये धर्म और देश की बात क्या करेंगे। आपको पता है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बताया कि ये तो कार सेवकों पे गोली चलवाते थे, इन्होंने नृपेंद्र मिश्रा पे टार दिया। ऐसी तमाम घटनाएं क्या सब नृपेंद्र मिश्रा किए?
अभी जो आप पूछ रहे हैं उसका एक ही कारण है कि अभी क्या है, अभी जो हनुमानगढ़ी पे स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी का आया है कि पहले यहाँ नमाज पढ़े जाते थे, तो ये लोग नमाज पढ़वाते थे। ये कह रहे हैं कि श्री राम मंदिर को हम वर्ल्ड स्तर का मंदिर बनाएंगे। ये दर्शन करने तो जाते नहीं, कभी ना गए, ना पता नहीं 1 रुपया चंदा दिए कि नहीं। चंदा चोरी की जांच चल रही है, SIT गठित हो गई, लोग जेल जा रहे हैं। और जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाया उनका क्या हुआ? कोई जेल गया? कुछ हुआ? ये क्या बात करेंगे ये भ्रष्टाचारी लोग? अरे भैया, तो सरकार बीजेपी की 10 साल से है, जेल कौन भेजेगा? जो सरकार है जांच करके जेल भेज दे। उस समय भी सरकार थी ना जब गोली चली थी? नहीं थी? जब कार से मैं बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूं। आनंद जी, एक बात बताइए ना, क्योंकि ये ये मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बनता है, बड़ा बहस का मुद्दा बनता है ये। लेकिन एक बात बताइए ना आप, नृपेंद्र मिश्रा को फिर क्यों फ्री हैंड किया गया? क्यों उनको निर्दोष साबित किया गया? अधिकारी तो वो भी थे, आदेश तो उन्होंने भी दिया था। जितने दोषी अगर मुलायम सिंह यादव को आप लोग बता रहे हैं, तो उतने दोषी तो नृपेंद्र मिश्रा भी हैं। उनको मलाई और मुलायम सिंह यादव को सिर्फ बयानबाजियों में घसीटना, ये तो सही नहीं हो सकता। नहीं राणा भैया, लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री जी के इशारे पे चलता है। यहाँ स्वतंत्रता नहीं है कि आप गोली चला देंगे। गोली चलाएंगे भी तो आप पैर में चलाएंगे, जान से नहीं मार देंगे। अभी देख रहे हैं भरत भूषण वाला मामला उठा है ना, उन लोगों ने जान से मार दिया, सरकार बैक फुट पे है ना। तो यहाँ नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर क्यों पड़ रहे हैं ये लोग? अभी ब्राह्मण प्रेम भी इनका है, अभी नृपेंद्र मिश्रा चलिए, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया आनंद जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। एक बात बताइए ना, अगर भरत भूषण पर कार्रवाई, जो एनकाउंटर उसका हुआ, उसके बाद किस पर कार्रवाई हुई? किन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? हाँ, निलंबन राणा जी, ये बड़ा अच्छी बात आनंद जी ने कहा है। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के इशारे पे वही सवाल ले रहा हूं, बिल्कुल सैयद साहब, वही सवाल ले रहा हूं। एक मिनट सैयद साहब, वही सवाल ले रहा हूं मैं। आनंद जी बताइए ना, किस पर कार्रवाई हुई? निलंबन हो गया है। अब आपने कहा देखिए, तो आपने पुलिस वालों पर क्यों निलंबन किया? सम्राट चौधरी का निलंबन होना चाहिए था, कार्रवाई सम्राट चौधरी पर होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री दोषी होता है, मुख्यमंत्री के बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई कार्रवाई नहीं होती है। नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, तो वही तो हम कह रहे हैं। तो सम्राट चौधरी पर कार्रवाई कब करेंगे आप? सम्राट चौधरी से अब देखिए, आप ही ने कहा, आप ही से मैं पूछ रहा हूं कि अगर एनकाउंटर में गलती पुलिस वालों की कहकर आप निलंबित कर रहे हैं, तो फिर यहां भी नृपेंद्र मिश्रा की गलती होनी चाहिए। इधर मुलायम सिंह यादव और उधर पुलिस वाले, ये तो दोहरा रवैया नहीं चल सकता। यहाँ सम्राट चौधरी के ऊपर भी इसकी गाज गिरेगी। आप कहाँ हैं? मौका देखिए, देखते जाइए आगे। सम्राट चौधरी दिल्ली बुलाए गए थे। कब गाज गिरेगी भैया? कब गाज गिरेगी? थोड़ा समय लगता है, ठंडे बस्ते में चला जाएगा तब। तो फिर एक बात बताइए ना, ठीक है, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय लगता है। आनंद साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। आनंद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री का है, समय लगता है तो समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, नवंबर में चल रही हैं गोलियां कार सेवकों पर, अप्रैल में सरकार गिर गई है, तो उसके बाद तो फिर जो नई सरकार आई उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अबे कल्याण जी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी की सरकार थी। बताइए ना आनंद साहब। एक मिनट, नहीं, नवंबर में गोली चलती है, हाँ, अप्रैल में सरकार गिरती है, दूसरी सरकार का गठन होता है। हाँ, दूसरी सरकार जो बनती है वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे बनती है। कल्याण सिंह वाली सरकार की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो कल्याण सिंह वाली सरकार बनी तो राम मंदिर पे काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मैं वो पूछ ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको लगता था कि मुलायम सिंह यादव उसके दोषी हैं, तो उनको दूसरी सरकार आकर जेल भेज देती, या जो अधिकारियों को आप दोषी मानते थे उनको जेल भेज देते आप। आपने दोनों में से कोई सा भी काम नहीं किया। नहीं, तो उस टाइम जो सरकारें थी ना, वो इस स्थिति की सरकारें नहीं थी कि जेल भेजी जाए। वो जेल अब जाते, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। हर चीज का समय आता है, हर चीज का नियम कानून, ये संविधान से देश चलता है ना। उस समय सरकार के पास इतनी ताकत नहीं थी, सरकार वो वाली भी गिर गई थी, कल्याण सिंह वाली भी, आपको पता ही है। तो जब ताकत में सरकार आई है तो एक काम तो कर देते ना। मतलब आप कह रहे हैं कि गठबंधन में आप कमजोर थे? हम गठबंधन में तो तब थे ही नहीं। अरे मतलब जिस गठबंधन में आप हैं तब वो गठबंधन कमजोर था, तब तो आपकी पार्टी भी नहीं थी, तो मुझे भी पता। हाँ, वो सरकार बहुत कमजोर थी, इसलिए मुलायम सिंह यादव बच गए। ठीक है, जवाब दीजिए जरा ब्रजेश जी।
सरकार आपकी कमजोर थी क्या कांग्रेस कल्याण की सिंह सरकार वाली? रहती थी। गठबंधन की कांग्रेस सरकार की- थी और समाज जो भी उस समय आंदोलन चल रहा था, माननीय कल्याण सिंह जी उसके मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने 6 दिसंबर 92 को कांग्रेस जो की ढांचा सरकार गिरा थी था, पंडित जी। जब उन्होंने तत्काल अपना इस्तीफा दिया था और कोई भी आदमी बच नहीं सकता है। जो अभी नृपेंद्र मिश्र की चर्चा कर रहे थे समाजवादी के प्रवक्ता कि नृपेंद्र मिश्र जी ने गोली चलवाई, मुख्यमंत्री रहते कल्याण सिंह जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री रहते जब ढांचा गिर गया, विदिन 15 मिनट के अंदर उन्होंने राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे दिया था। ये अप्रैल तक कैसे बचे रहे? और मुख्यमंत्री के जानकारी के बगैर कोई जिलाधिकारी गोली चलवाता है, इसका ये मानना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर या उनका शासन में कोई दबाव नहीं था, कोई पकड़ नहीं थी। ऐसे कैसे हो जाएगा कि मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा और जिलाधिकारी गोली चलवा देंगे? और ये जो 1989 से लेकर 1992 तक जितने आंदोलन हुए, समाजवादी पार्टी ने दमनकारी नीति चलाई थी, उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। 4 बार इन लोगों ने जेल भेजा था। पूरी स्कूल, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल छावनी बना दिया था। आज चंदा चोरी का बड़ा ध्यान में आ रहा है। कितना चंदा दिए हैं, कितने कार सेवक गए हैं, ऐसा थोड़ी ना कितने होता है कि कार्यक्रम अगर में चंदा गए? नहीं नहीं, दिए एक तो चोरी रुपया पर नहीं सवाल दिए। नहीं पूछ सकते। ब्रजेश जी, विषय ऐसा ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछे। आज बड़ी हाय तौबा मची हुई है। जब गोली चलवा अरे रहे भाई, थे जनता 30 जनता ने अक्टूबर 2 चंदा दिया नवंबर है को, तो तब सवाल तो कहा- करेगा विपक्ष। बिल्कुल सवाल करिए, लेकिन सवाल करने वाला ये भी तो करे कि राम मंदिर के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए कितना काम किया है। अरे जिन्होंने मंदिर चंदा बनने दिया उनको तो रसीद नहीं मिली है, कोर्ट में हालत जिन्होंने जमा चंदा देंगे दिया उनको कि रसीद नहीं राम मिली है। मंदिर क्या बात सार्वजनिक करते हैं है। आप कि किसने चंदा दिया किसने नहीं दिया? आप कैसे लिस्ट बना सकते हैं कि चंदा मिला नहीं मिला? जिन लोगों ने चंदा दिया आपने दिया, उनको पर्ची तक नहीं आपने मिली। दिया, आप हाँ, जेल गए, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है हमने आपने रसीद दिया। कहाँ है? तो फिर बताइए बिल्कुल चंदा मुलायम सिंह दिया जी है। यादव ने गोली क्यों चलवाई? मुलायम सिंह यादव ने गोली क्यों चलवाई बताइए आप? अरे कार अभी सेवकों को इतना जेल बड़ा में क्यों मामला, भेजा? इतना बड़ा पूरा मामला है चंदे स्कूल, का, पूरा उस स्कूल पर को बात छावनी करिए। में तब्दील कर मुलायम दिया। सिंह जी ने क्या किया, उन्होंने क्या इंटर किया, पुरानी कॉलेज के बातें। सारे अरे स्कूल, अब उत्तर आपके प्रदेश पास, के सारे अब स्कूल आपके पास, कॉलेज छावनी में कर दिया। उत्तर प्रदेश के ब्रजेश परिवहन जी, विभाग के सारे ब्रजेश बसों जी, पर लगवा कर जेल भिजवाते हैं। चंदा चोरी में मुसलमान का एंगल नहीं बन गोरखपुर रहा से है। लेकर क्या आजमगढ़ उसको तक मुलायम है। सिंह यादव को घसीट के लाया जा रहा है क्योंकि चंदा चोरी में चंदा एक बात मुसलमान बताइए का ना एंगल नहीं ब्रजेश जी, बन रहा है। ब्रजेश जी, चोरी देखिए की वही मुसलमान सवाल का फिर एंगल घूम फिर नहीं के आ बन रहा जाएगा। है। ब्रजेश जी, ब्रजेश अरे जी, जेल ब्रजेश की जी, जनता सवाल कर ब्रजेश रही है जी, कि ब्रजेश जो जी, आपदा के साथ चोरी हुई ब्रजेश है, जी, डकैती हुई है, इसका ब्रजेश जवाब जी, देना पड़ेगा जनता को। ब्रजेश जी एक जी। सवाल बताइए ना। देखिए वो सवाल मैंने पहले आनंद जी से भी किया था, मैं आपसे भी कर रहा हूं कि जब जी। अप्रैल में सरकार गिर गई, फिर आपकी सरकार आती है जिसमें कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते हैं, उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की सरकार पर? जो लोग दोषी थे उन पर कार्रवाई कर देते। जो लोग दोषी थे उन पर कार्रवाई सरकार ने किया था। मुलायम सिंह यादव को और जेल लेकिन- भेजा, जिनको आप सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। जी, मुलायम सिंह यादव को तो आप सबसे बड़ा दोषी मानते हैं ना इस काम का, इस वाली बिल्कुल- घटना का। तो बिल्कुल, आप बताइए क्या आप कार्रवाई की बिल्कुल थी उन दोषी पर? मानते, बिल्कुल दोषी मानते, बिल्कुल दोषी मानते, कार्रवाई हुई बिल्कुल उन दोषी पर? मानते, बिल्कुल क्यों नहीं दोषी मानते। कार्रवाई कर मुलायम पाए सिंह आप? के कार्यकाल में सरकार में बहुत सनातन का बहुत नुकसान हुआ। आज वो लोग वकालत कर रहे हैं चंदा की आप बात, देखिए चंदा फिर की सवाल बात से कर आप भागे। अरे मैं पूछ रहा हूं ब्रजेश ना, जी, क्या कार्रवाई की कल्याण मुलायम सिंह सिंह यादव मुख्यमंत्री पर? थे, मुलायम सिंह को जेल भेज देते ना, सनातन मुलायम का- सिंह को जेल भेज देते। नेताजी के कार्यकाल में सनातन का बहुत बड़ा फायदा हुआ। नहीं उस्मानी साहब उस वाली बात पर आएंगे, फायदा नुकसान हुआ। नहीं गिन रहे अभी तथ्यात्मक बात फायदा करेंगे। हुआ बताइए तो- ना ब्रजेश जी। और इन्होंने, राणा साहब सुन लीजिए, एक मिनट सुन नहीं लीजिए। उस्मानी साहब आऊंगा आपके और पास, पहले इन्हों- सवाल का जवाब आने दीजिए ना मेरे पास। सवाल का जवाब, क्योंकि बहस नहीं करनी है मुझे तथ्यात्मक बात चाहिए सिर्फ अपने पास। ब्रजेश जी बताइए ना, कल्याण सिंह क्यों नहीं कर पाए कोई भी कार्रवाई मुलायम सिंह यादव पर? अगर सबसे बड़े दोषी वो हैं, हर बयान में, हर बात में, हर चर्चा में अगर मुलायम सिंह यादव दोषी हैं, तो 1992 में सरकार बनने के बाद आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए उन पर? तो ब्रजेश जी बता रहे कि बड़ी कमजोर सरकार थी केंद्र में कल्याण सरकार सिंह नहीं की। थी। बताइए ना ब्रजेश जी। जी, ये बड़ा हंसने का वक्त है भाई। एक बार क्या बात कर रहे हैं? एक बार जी, जी, भारतीय जी। जनता पार्टी की पूरी सरकार बनी थी जिसमें कल्याण सिंह जी पूर्ण बहुमत से इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे ये सवाल, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ये कि पूर्ण बहुमत की सरकार, इतिहास रच दिया था आपने उस सरकार को बनाने के समय पर, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई फिर भी नहीं हो पाई। तो कौन सी मजबूरियां थी? किसने हाथ बांधे थे कल्याण सिंह के? किसी ने कल्याण सिंह जी के किसी ने हाथ नहीं बांधे थे और स्वतंत्र थे वो, ऐसी बात नहीं है, तो बिल्कुल फिर बात नहीं है। क्यों? देखिए अभी आनंद जी तो वही बात कह रहे थे कि गठबंधन की सरकार उस समय पर भी थी, कमजोर सरकार थी, मजबूरियां थी।
पूर्ण बहुमत की सरकार थी महाराज। उस समय जो नहीं, राम मंदिर का जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उस समय, हाँ। हिंदुत्व को लेकर, उसमें राम जयंत मंदिर चौधरी आंदोलन नहीं, को वो लेकर, पता है, वो मुक्ति को बात मैं भी लेकर कह क्या चुका हूं, क्या जैद साहब थी? भी कह चुके हैं, आप भी 3 बार कह चुके। बताइए ना, क्यों मुलायम सिंह यादव पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? बस मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं बात तथ्यात्मक करता हूं, भाषणबाजी पर नहीं जाता। बताइए ब्रजेश। मैं तो के राणा जी आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हमें लगता है हिंदुस्तान का पहला पत्रकार आप हैं जो निष्पक्ष बात करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे पत्रकार हिंदुस्तान में होने चाहिए। ठीक है, आप सोच लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप सोचिएगा। ब्रजेश जी मैं लौटूंगा आपके पास, तब तक दीपक जी के पास जा रहा हूं। दीपक जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं लखनऊ से। दीपक जी, लगातार हर बयान में, हर उसमें जिक्र आता है कि मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, मुलायम सिंह यादव ही इसके दोषी हैं, मुलायम सिंह यादव से बड़ा दोषी कोई नहीं है। लेकिन सरकार गिर जाने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इतिहास रच दिया उस समय पर बीजेपी ने सरकार बनाकर कल्याण सिंह की। फिर नई सरकार मुलायम सिंह यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? या सिर्फ आज बयानबाजी कर सिर्फ राजनीति करनी है? देखिए राणा जी, 27 का इलेक्शन नजदीक है तो बयानबाजियां और गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम सत्ता और जो सत्ताधारी पार्टियां या जो विपक्ष है दोनों कर रही है। 2003 के मामले को लेकर के 2026 में अगर हम बयानबाजी सुन रहे हैं, इसका मतलब अब जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। राम मंदिर मुद्दे पर जिस तरह से घिरे हुए हैं, तो किसी तरह से मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश है कि 2003 में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई, चटाई बिछाने की कोशिश की गई, मंदिरों को यहाँ पे जो है विवादित करने की कोशिश की गई। जब ये सभी को पता है कि 2003 में मुलायम की सरकार थी, लेकिन उसमें केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। इतना ही ज्यादा दिक्कत था तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार यूपी में बनी, तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? जवाब देने के लिए बीजेपी के पास कोई जवाब है ही नहीं राणा जी। अब सिर्फ यही है कि मुद्दे से भटकाया कैसे जाए, लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसे डाइवर्ट कैसे किया जाए, किस तरह से लोगों को ये जताया जाए कि हम नहीं, हमारे से पहले जो सरकारें थी वो वास्तव में दोषी हैं। उन्होंने मस्जिद और मदरसे की बात की थी, हम तो आपके हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम तो आपके स्वाभिमान की बात करते हैं। तो ये सियासी बातें हैं पूरी तरह से। आज योगी आदित्यनाथ ने जो बस्ती में और अयोध्या में अपनी बातें कही, पूरी तरह से अगर कहें तो ये 27 के पहले की एक सियासी समीकरण, सियासी रणनीति को साधने की कोशिश है। और अब जब 17 के बाद से लगातार इनकी सरकार है, तो तमाम जो चीज़ें हैं, जो आरोप अभी भी 5 साल के समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यों पे लगाए जाते हैं। 9 साल आपकी सरकार है, आपकी सरकार के हो गए, 9 सालों में आपने ऐसा क्या किया कि आप उस सरकार की चीज़ों को खत्म नहीं कर पाए? निश्चित रूप से ये सियासी बयानबाजियां हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। चुनाव नज़दीक है तो ये सब चीज़ें हम मान सकते हैं कि अब जनसभाएं होंगी, नेताओं के भाषण होंगे, तो ये सब जो बयानबाजियां हैं, अभी अब 2003 की बात सुन रहे हैं, हो सकता है उसके पहले के 90 के दशक की भी बातें आ जाए, तो ये सब कॉमन चीजें हैं। और ये निश्चित रूप से जो है सियासत को एक दूसरा रूप देने के लिए, एक दूसरा रास्ता देने के लिए ये चीजें चल रही है। सेवकों पर गोली चलवाने की बात आ रही है तो 90 के दशक की कहानी भी है। हनुमानगढ़ी में अगर नमाज की बात आ रही है तो 2000 के दशक की कहानी भी चल रही है। हो सकता है कि आजादी के समय की कहानी भी आ जाए कुछ दिनों में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे पूरी पुरानी कहानी आएंगी। क्यों दीपक जी? देखिए, विकास की बात तो ये योगी सरकार कर रही है। लगातार हर जिले में आप देख रहे होंगे, पिछले महीनों 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार योगी जी के दौरे हो रहे हैं। 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। लेकिन इन परियोजनाओं की जो आधारशिला रखी जा रही है उसका लाभ कब तक मिलेगा, सरकार ये नहीं बता रही है। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं उत्तर प्रदेश में जो 2017 में इनके आने के बाद से शुरू हुए और अब जाकर के पूरे हो रहे हैं या अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो जवाबदेही सरकार को विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, जवाबदेही सरकार को जनता के उन मुद्दों पर होना चाहिए जिसको लेकर के वो सत्ता में आए थे, जिन बुनियादी जरूरतों को लेकर के आए थे। तो वो जरूरतें तो अभी कमोबेश सिर्फ शहरी क्षेत्र में एक जो कहते हैं कि आवरण, एक शोरूम बना दिया गया है, लेकिन पीछे का जो गोदाम है वो अभी भी खंडहर है। जो लोगों की वास्तविक समस्या है वो अभी भी उसी तरह से बनी हुई है जो 17 के पहले हुआ करती थी। तो लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम तो विकास की बातों पर आपको सुनना चाह रहे हैं कि आप बस्ती में आप आए हैं, बस्ती में आपने 9 सालों में क्या किया, आप उसको बताइए। आप आ रहे हैं तो ये 9 साल के बाद आप करेंगे क्या, ये बता रहे हैं। तो योजनाओं का ताना बाना
जो बुनने का काम योगी सरकार कर रही है, उसका असर बहुत कुछ जनता पे है। नहीं तो निश्चित रूप से जनता को अपने साथ लाने के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा भी दिया गया। अब हिंदुत्व की बात की जा रही है, अब हनुमानगढ़ी के सामने नमाज की बात की जा रही है, कार सेवकों पर हमले की बात की जा रही है, मंदिरों में विवाद पैदा करने की बात की जा रही है। तो बयानबाजियां ये वही है। सब कुछ मिलाकर के 27 के इलेक्शन से पहले एक सियासी समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अब जनता का जवाब क्या होगा, ये जब चुनाव नजदीक आएंगे उस समय पता चलेगा। जी राणा जी। उस्मानी साहब, अच्छा एक बात और बताइए आप, क्योंकि देखिए अभी तक जो अब जब मामला उठा है तो बात तो दूर तलक जाएगी ही। अक्सर ऐसा क्यों देखा गया कि किसी महंत ने, भले से उस समय पर महंत ज्ञानदास जी ने बुलाया 2 बड़े नेताओं को आपके, और उनके साथ बैठकर रोजा इफ्तार करवाया गया और उसके बाद फिर वहां नमाज पढ़ी गई, जो बाद में विवाद का कारण बनी। लेकिन यह कारण था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाया जा सके, अयोध्या के मैटर को कोर्ट की बजाय कोर्ट के बाहर सुलझाया जा सके। क्या ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आता है जब कभी किसी मुस्लिम नेता ने हिंदू धर्म गुरुओं को बुलाया हो और वहां कुछ हिंदू धार्मिक आयोजन करवाया गया हो? कि एक मिसाल हम भी पेश कर दें हिंदू और मुस्लिम एकता की। तो हम तो अभी बता रहे हैं आपको ना, अभी जो है इसी महीने में लखीमपुर में जो है माननीय शंकराचार्य जी आए थे और मैं खुद उस मंच पे गया था, मैं खुद उनका प्रोग्राम कराया था। मैंने खुद वहां पे ये घोषणा की है, मांग की है, डिमांड की है कि जो गौ माता है इनको राष्ट्र माता घोषित किया जाए ताकि इनकी रक्षा हो सके। और जो जब ये गौ माता राष्ट्र माता घोषित कर दी जाएंगी तो जिस तरीके से ये लोग जो पूरे विश्व में सबसे टॉप के जो है ये बीफ एक्सपोर्टर बन गए हैं इंडिया वाले, इनका असली चेहरा सामने आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ जाए कि ये जो विदेशों में जा करके, मुस्लिम राष्ट्रों में जा करके वहां पे ये जो है वो करके आते हैं समझौता कि हम तुमको बीफ एक्सपोर्ट करेंगे और हलाल बीफ एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये सब इनके असली चेहरे सामने आएंगे। हम लोग खुद कार्यक्रम कराए, आप देखिए, अगर आप चाहोगे तो हम आपको वीडियो भी भेज देंगे। आप नंबर हमको सेंड कर दीजिएगा, उस पे नंबर पे मैं अपना वीडियो सेंड कर दूंगा और आप अपने टीवी चैनल पे दिखा दीजिएगा। आज ये बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो हिंदुस्तान है इसको आजाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जाति धर्मों के लोगों ने बलिदान दे करके इसको आजाद कराया था। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको खलनायक साबित करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सिख समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, उनको खलनायक साबित करने का काम कर रहे हैं। और मैं लगातार सुन रहा हूं ये जो प्रसपा के जो ये कौन है, एसपी प्रवक्ता बैठे, इनको देख रहा हूं, शायद इनको ये नहीं पता है कि आज जो इनके लोग मंत्रिमंडल की शोभा सुशोभित कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के वोटों के दम पे जीत के चुनाव विधानसभा में पहुंचे हैं। और मैं बता रहा हूं कि 27 के चुनाव में इनका खाता नहीं खुलेगा। अगर कहीं खाता खुल जाए तो मेरा नाम डॉक्टर आर्य उस्मानी नहीं है, राजनीति करना छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। और हाँ, तो तैयारी करिए कि नेताजी ने जो है, नेताजी ने ये जहाँ जहाँ सपा जीती वहाँ हम जीते ही नहीं। नेताजी हम सारी बसपा की सच्चे सीटों पे जीते। सनातन के हमदर्द थे, सनातनी थे। और आज उनके सुपुत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनसे बड़े सनातनी और बहुत बड़े सनातनी हैं। उन्होंने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनेगी। हम मालूम हो गया ना। ठीक है, आनंद तिवारी जी। नहीं, अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। हाँ। अभी लोकसभा का चुनाव ये लड़े थे प्रसपा के लोग, ये भाजपा के समर्थन से हार गए चुनाव लोकसभा का, नहीं जीत पाए, कई लाख वोटों से हारे हैं। और नेताजी को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया। और वो पद्म विभूषण का सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने नई दिल्ली में जाकर के पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के हाथों लेने का काम किया। ये उनको इन्होंने सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए दिया कि वो सनातनियों के बहुत बड़े हमदर्द थे। ये इन्होंने मोहर लगा दी। और ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो सनातन विरोधी थे। ठीक है, चलिए बात पूरी हो गई आपकी। आनंद तिवारी साहब, तो क्यों दिया? हाँ नहीं ठीक है, हो गया, मैं उसी पर सवाल लूंगा। आनंद तिवारी साहब, आप बताइए ना
कि 9 साल बाद भी अगर 23 साल पुराने मुद्दे के साथ खड़ा होना पड़ रहा है तो कुछ तो दाल में गड़बड़ है। दया वाली कहानी फिर कहनी पड़ेगी। नहीं, कोई दाल में गड़बड़ नहीं है। जब इनकी सरकार, तो ये जहां मन तहां नमाज पढ़ते थे, ये कहते थे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाओं पे पहला अधिकार मुसलमानों का वही रहेगा। स्थिति हम भी क्यों देखते रहेगा? हैं। अब वही क्यों स्थिति हम भी रहेगा? देखते हैं। अब हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप कहीं भी हो जाता है। योगी जी ने तो कभी नहीं कहा कि मूलभूत सुविधाओं पे पहला अधिकार हिंदुओं का रहेगा, तो ये क्यों कहे मुसलमानों का रहेगा? पहली बात ये जो है सारा पैसा, सारा वक्फ बोर्ड रोज कौन कह रहे हैं? हैं, कोई तो नहीं कह रोज रहे कह हैं। रहे हैं। आप लोग, अरे आप लोग इनके कह पार्टी रहे हैं तो कि इनके तेजस्वी पार्टी यादव के से भी अध्यक्ष खराब हो गए। कब क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं पता होता है, कब वो बदल जाते और हैं इनको आपके खुद नहीं पता होता आपके है। जब ये पार्टी का सरकार में अध्यक्ष आते हैं तो सरकार की बातें बोलने करते नहीं हैं, आता है सरकार में उसको। नहीं रहते हैं आपकी तो पार्टी अपने सरकार के अध्यक्ष को खिलाफ बात देखिए, करते हैं। कोई सीरियस लेता है? आप, हमारा अध्यक्ष तो कैबिनेट मंत्री है, आपके तो एक विधायक भी नहीं, क्या बात करेंगे आप? विधायक हमारे अध्यक्ष, हाँ, कांग्रेस पार्टी कितने के विधायक तो हैं। अरे हमारे विधायक दो विधायक हैं आनंद जी। हमारे कितने हैं? आपके कहाँ हैं? आपके सारे विधायक जा चुके हैं सपा में, आपको पता ही नहीं है। हाँ, ऐसे हंसते रहिए, 27 में भी हंसेंगे, अब रोएंगे 27 में जब आपके अध्यक्ष चुनाव हारेंगे। आनंद जी फिर बात वहीं पहुंच गई घूम फिर कर। मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, बस दिक्कत ये हो रही है। मैंने आपसे पूछा कि 9 साल की उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं आप बल्कि कहानियां सुना रहे हैं। 23 साल पहले जा रहे हैं, 40 साल पहले जा रहे हैं। उपलब्धियां गिनवाइए ना महाराज। उपलब्धियां सर पूरी जनता का बच्चा देख रहा है, जान रहा है कि ग्राम प्रधान के चुनाव नहीं हुए जो होने थे। ग्राम प्रधान के, जिला पंचायत के मंत्री हैं चुनाव इनके अध्यक्ष जी, इनके अध्यक्ष जिला पंचायत मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री। हम तो चुनाव के मूड में बैठे हैं। अब चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, ना चुनाव ताकत ही नहीं है इनके पास। चुनाव कराने से रोक कौन रहा है? योगी जी उत्तर प्रदेश में जी ने मामला चुनाव से आप लोग डर रहे हैं। कोर्ट में फटकारे जा रहे आप हो। लोगों को डैमेज कंट्रोल करने का समय नहीं मिलेगा। डैमेज कंट्रोल करने का समय नहीं मिलेगा। एक एक जिला पंचायत सदस्य के कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो करवा लीजिए चुनाव करवा लीजिए, चुनाव करवा लीजिए। जनता कह रही है चुनाव कराने के लिए। आप लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। चुनाव ना करा के जनता का गला घोट रहे हैं। तेजस्वी यादव से भी कम सीट पाएंगे आप उत्तर प्रदेश में। हाईकोर्ट तुमको तेजस्वी यादव अच्छा एक बात बताइए ना आनंद जी, ठीक है इस बहस को खत्म करते हैं। ठीक है इस मुद्दे को खत्म करते हैं। दूसरा सवाल का जवाब दीजिए ना आनंद जी। दूसरा सवाल मेरा ये है अब अगला आपसे कि आखिर तो हम हार जाएंगे। हाँ ठीक है उस्मानी साहब ठीक है। आप लोग हारेंगे, आप लोग को डर है, हमको क्या? ठीक है हो गया आनंद जी, उस्मानी जी हो गया उस्मानी साहब सवाल लेने दीजिए। समाजवादी पार्टी का समर्थन हटा, उस्मानी साहब एमपी हार गए। उस्मानी साहब सवाल लेने दीजिए प्लीज। आनंद जी एक बात बताइए ना। आप लोग 47 से 125। ठीक है वही आ रहा हूं मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। एक बात बताइए ना आप। हम लोग देश के तीसरे राणा जी, उस्मानी साहब को मैं बहुत अच्छा जानता हूं। जब ये राजमंत्री थे तो इनके क्षेत्र में मैं एक बार गया, इनके साथ मुसलमान से ज्यादा हिंदू भाई इनके साथ चलते हैं। मैं उस्मानी साहब का देखा हूं विधानसभा। ठीक है अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन आनंद जी एक बात बताइए ना। आज जो मुद्दा 2003 में उठा, जिस मुद्दे को 2005 में खत्म कर दिया गया, कोर्ट का फैसला आ गया, महंत ज्ञानदास ने कह दिया कि आज के बाद ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा, उस दिन उसकी फाइल बंद हो गई। फिर 2026 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप उसी की फाइल खोल रहे हैं? जो बात खत्म हो गई है उसको उखाड़ कर लाने की क्या जरूरत है? अब दोबारा तो उसको लेकर कोर्ट में आप जाएंगे नहीं, कोर्ट द्वारा उस पर सुनवाई करेगा नहीं, जो होना था उस पर हो गया। अब उससे आप क्या चाहते हैं? जबकि आपको यहां बात करनी चाहिए कि आप आगे क्या करेंगे। अभी आपने क्या किया? हिंदुत्व उनका मुद्दा है, वो हिंदुत्व की बात करेंगे ही। जो पहले से प्रताड़ना हुई है उसको वो कर रहे हैं। दंगा हो नहीं रहा है, दंगा सपा कराती थी, दंगा जो कराने वाले थे सब जेल में है, इनका लाभ हो ही नहीं रहा है। इनके जो वोटर थे अभी टूट जाएगी, सपा टूटने वाले लिए आपको हम लोगों ने हिंट दे दिया है। तो अगर योगी जी ने बोल दिया कि पहले नमाज पढ़े जाते थे हनुमानगढ़ी में, तो वो क्यों बोल दिए? इन लोगों को तकलीफ है राणा भैया। इनकी पार्टी के समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं अभी तक।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है लगातार जो है उनके पास जा रहे हैं कि हमको मिला लो, हमको मिला लो, हमको मिला लो। और क्या कह रहे थे नहीं भारतीय नहीं जनता पार्टी नहीं के जा लिए? रहे हैं। ये तो खैर दावे छोड़िए, छोड़िए, ये तो अपने अपने दावे हैं, सब अपनी आनंद पार्टी जी, की आपके बात अध्यक्ष जी, रखेंगे। अपने मन खैर से छोड़िए ना, कहिए। सैयद साहब आप बताइए ना, बताइए आप जरा। सैयद साहब आप बताइए ना कि जो आप जो अपने बात मन ही से खत्म हो कहिए, गई है उस्मानी जी। उस बात को फिर से लाना, क्या सरकार अपनी खामियों को अरे छिपा भाई, रही है? क्या वीडियो मौजूद है? कहीं हम भेज दें वीडियो? हम भेज दें वीडियो? आपके नेता उस्मानी जो साहब है, भेज दीजिएगा, लेकिन वो अभी माननीय प्लीज अभी मुख्यमंत्री बात जी के पूरी लिए होने क्या कह रहे दीजिएगा। थे? आप भेज दीजिएगा वीडियो, आप भेज प्रधानमंत्री दीजिएगा, जी के आनंद जी लिए को क्या वीडियो कह भेज रहे थे? दीजिएगा। अब आज क्या कह रहे हो? आप तो सुबह कुछ कहते हो, शाम को कुछ कहते हो, रात में कुछ कहते हो, सोने के बाद कुछ कहते हो। मुंगेरी लाल के सपने के राणा जी, मैं हमारी- गंगा बोलिए ना, जमुना सैयद की साहब। तहजीब के बारे में बताऊं। आप अभी सवाल कर रहे थे, सहारनपुर में शंकराचार्य जी जब पहुंचते हैं तो वहां के MP इमरान मसूद साहब उनका स्वागत करते हैं और सारे इंतजाम करते हैं। यही है गंगा जमुना की तहजीब, लतीफे जी यही है हिंदू शंकराचार्य मुसलमान के की एक काम। लतीफे ना, उनको डंडा डंडा से मरवाए थे ये लोग, अभी अभी लतीफा पढ़ रहे हैं उनका, ये लोग फिर मरवाएंगे उनको। कहाँ? प्रयागराज उनके में ना, लतीफे पढ़ रहे हैं। प्रयागराज में अभी आपकी सरकार ने मरवाया था। अभी आपने प्रयागराज प्रयागराज में में। उनके साथ क्या किया है? कुछ नहीं हैं, किया है, बटुकों की कुछ नहीं चोटियां किया है, नोच रहे रास्ते थे से आप। हटाया है, रास्ते से हटाएंगे नहीं, वो कितनी खा देख जाएगा के टायर के पीड़ा हो रही थी, पीड़ा हो रही थी, कुछ नहीं। जब आंखों में यही आंसू आ रहा था। यही बनारस में चोटियां यही पकड़ बनारस के में मारा, मार रहे थे चोटियां आप हो रही लोग थी। शंकराचार्य को। पुलिस वाले शंकराचार्य किस तरीके जी से मार रहे हॉस्पिटल में थे। एडमिट हो गए। और उसमें जो है गंगा आंदोलन में वो एक थे रिटायर IAS थे, वो जायसवाल थे, ये सानंद, गाली दे रहे थे जान से मुख्यमंत्री को, दिया आप लोग। प्रधानमंत्री जी को। वो- आज और बड़े हमदर्द सुनिए, हो गए, हितैषी हो गए। नागनाथ को जान से मरवा दिया आप लोग भूख आंदोलन में। आप लोग गंगा आंदोलन वालों को मारे नहीं है, नहीं मारे हैं, ठीक कार है से दीपक को जी, गोली से नहीं मारे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए उसी पर मैं सवाल कर चुका था, आनंद जी आप फिर से लेकर आ रहे हैं, मैं फिर सवाल घुमा दूंगा आपकी तरफ, आप फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। छोड़ दीजिए उस वाले सवाल को, इसीलिए वरना आप ही वो फंसेंगे। भाजपा वाले पंडित जी, वो भाजपा वाले पंडित वो बता तो रहे सब, वो कुछ भी नहीं बता पाए, वो भी चुप हो गए उस वाले सवाल के जवाब में। वहां कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी ना, मुलायम से समर्थित सरकार थी, इसलिए कुछ भाजपा कर नहीं पाई, ये सच्चाई है। वहां उस रहने टाइम दीजिए। केंद्र में किसकी सपा सरकार की थी बताइए समर्थक- आप? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी, इनको सपा का पता ही नहीं कि समर्थन था। किसकी सरकार थी। कौन कल्याण थे सिंह के टाइम। प्रधानमंत्री उस समय पर? कौन उस टाइम प्रधानमंत्री? हमें लग रहा है कांग्रेस से समर्थन की सरकार थी। अरे अटल जी, राव- अटल बाद जी में प्राइम करेंगे। मिनिस्टर से दीपक क्या जी, दीवारें क्योंकि थी? देखिए समय भी कम बचा है। उसके आनंद जी बाद समय कम जानकारी बचा लेके है, टीवी समय बैठ कम गई। बचा है। आनंद जी प्रवक्ता आप समय हैं। कम बचा है, दीपक जी से सवाल ले लो, फिर बड़ा आप जानता हूं बोलिएगा। कि तुम्हारा नेता पप्पू है। नहीं बड़ा ऐसे जानकार शब्दों का है। इस्तेमाल नहीं। आनंद जी अभी please, मैं अपने आनंद जी, ऊपर please। आऊंगा तो फिर आप भाग खड़े होंगे। आनंद जी अभी प्लीज टीवी ऐसे छोड़ के सवालों आप में ऐसी आए। बात मैं नहीं। आपको दूंगा, भगा तो मैं आपको कांग्रेस अरे से भी दूंगा। हिंदुस्तान का ऐसा नेता कोई हो ही नहीं सकता है जितना पढ़ा लिखा, जानकार। और राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो हिंदुस्तान में सामने आ रहा है। वो प्रधानमंत्री को जो बताते हैं कि इस तरीके की चीजें ना करो, और वो करते हैं, बाद में पछतावा होता है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था। घूम रहे हैं, नोटबंदी ठीक है, हुई, ठीक है, ठीक है, नोटबंदी से ठीक है, कितनी ठीक है, परेशानी हुई, दीपक जी, व्यापार खत्म हो गया। आज भी लोगों की कमर टूट गई, उठ नहीं पा रहे हैं। सैयद साहब ठीक है, दीपक जी, एक विधायक को जिता दीपक नहीं जी, पा रहे हैं। क्या ये सब जो भाषण बात चल रही है सिर्फ चुनाव नजदीक है इसीलिए? अरे वोट चोरी बंद कर दीजिए ना, वोट चोरी बंद कर दीजिए। सैयद अभी साहब, आप देखिए सैयद जनता साहब, प्लीज। कहाँ वोट डाल रही है। सैयद साहब प्लीज प्लीज। दीपक जी देखिए 27 का इलेक्शन नज़दीक है, इसलिए बिल्कुल राणा जी इलेक्शन नज़दीक है, इसलिए सारी बातें हो रही है। अब किसी को याद नहीं आ रहा, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, कि 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान देने की बात बीजेपी ने कही थी, वो अब तक नहीं की है। आज हाथरस में किसान आलू की शव यात्रा निकालने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका आलू खरीदने के लिए कौड़ियों के दाम पे सरकार जो है उनको खरीद रही है और वो फेंकने को मजबूर है। इसमें न सत्ता की आवाज़ निकल रही है, न विपक्ष की आवाज़ निकल रही है। समर्थन मूल्य की जो बात की जा रही थी उसके लिए भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इस मुद्दे पर बोलने से उनको सियासी उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। वो धर्म पे बोलेंगे, वो कब्रिस्तान पे बोलेंगे, वो हनुमानगढ़ी पे बोलेंगे, तब जनता के बीच में उनको लगेगा कि हाँ जनता हमारे साथ है। क्योंकि मामला इसमें सनातन से जुड़ा हुआ चल रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राम मंदिर चंदा मुद्दा इसमें हावी है। तो हर कोई इस वैतरणी में अपने आप को पार लगाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई ये चाह रहा है कि किसी तरह से जो सेंटिमेंट है लोगों की जो आहत हुई है उसके साथ खुद को जोड़ें और उनके साथ जो 27 की वैतरणी पार कर ले। लेकिन जनता भी अब बहुत समझदार हो चुकी है राणा जी।
लोग समझते हैं कि मुद्दों पे बात कौन करता है, और फालतू में जो डिबेट और इस तरह की चीज़ें जो है अलग अलग 20 साल पहले 30 साल पहले की बातों को याद करके कौन अब लोगों को बरगलाने का काम करता है। चुनाव नज़दीक है, इसलिए सभी सियासी पार्टियां अपने अपने दाव फेंक रही हैं, लेकिन अब जनता को तय करना है कि इनके दावों में फंसना है या फिर अपने वास्तविक मुद्दों पे उनको अपने नेता को ये देखना है कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। क्योंकि 9 साल हो गए इस सरकार को, 9 साल बेमिसाल की बात करती है सरकार, लेकिन बेमिसाल कितना है यह जनता अब जल्दी ही बताएगी। राणा जी। दीपक जी, एक और सवाल ये कि समाजवादी पार्टी ने जो पोस्टर लगवाया और जिस पर लिखा कि सनातन ही समाजवाद है, क्या ये सब इसीलिए क्योंकि अब बीजेपी के हाथ से वो हिंदुत्व वाला कार्ड भी छीनना चाहती है और उसी के सहारे सत्ता तक? देखिए, मुझे तो लग रहा है कहीं, राणा जी, मुझे तो लग रहा है कहीं 1 आध महीने के अंदर अखिलेश जी राम मंदिर न पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरह से धर्म और हिंदुत्व उनके अंदर, उनकी पार्टी के अंदर पूरा उमड़ रहा है वो एकदम नीचे से, और जल्दी ही मुझे लग रहा है कि ये इतनी आशा प्रबल वेग मार रही है समाजवादियों के मन में कि मुझे लग रहा है कि जल्दी ही समाजवादी पार्टी के नेता अयोध्या राम मंदिर जाकर के सर भी टिका लेंगे, क्योंकि अभी तक तो गए नहीं है। तो धर्म की बात तो लगातार की जा रही है। जिस हिंदुत्व की बात कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं की, जिस सनातन की बात कभी नहीं की, वो आज अपने आप को प्योर सनातनी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि असली हिंदू तो हम है, असली हिंदुत्व तो हमारे साथ है, बीजेपी तो नकली हिंदू है। तो ये सब चीज़ें, ये सब सियासी ड्रामेबाजी है, और ये सभी को पता है कि जो पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी थी, वो आज क्यों सनातन पे आ रही है, क्यों आज हिंदू मंदिर की बात कर रही है, क्यों राम मंदिर की बात कर रही है। जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है, और सभी के जो शब्द हैं, सभी की जो बातें हैं, उसका भी एक एक करके हिसाब रख रही है। जल्दी ही उसका अगर कहें तो निष्कर्ष भी जल्दा ही निकालेगी। राणा जी, बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ब्रजेश राम जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर आर ए उस्मानी साहब आपका भी, आनंद तिवारी जी आपका भी, सैयद साहब आपका भी, और दीपक जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि क्या अयोध्या इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, और इसीलिए क्या पुरानी बातें उखाड़कर, चाहे वो 23 साल हो, 30 साल हो या 50 साल पुरानी बातें हो, सब उखड़ कर इसीलिए आ रही हैं कि किसी भी तरह से धर्म के आधार पर उसी रास्ते पर चलकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए। फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको याद वही चीजें आ रही हैं। आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।